अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के आफ्टर शॉक्स अभी तक नहीं रुक सके और अब इस मामले में एक और बड़ी अहम पेशरफ्त का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था, जो अब टूट चुका है। और जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि ईद के बाद शायद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देगी, वो भी अब बज़ाहिर खटाई में पड़ता हुआ नज़र आता है। और ये भी देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यहया अफरीदी के बगैर दीगर तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल कोई फुल कोर्ट तश्कील देती है, या इसके ऊपर जो है वो वही 6 रुकनी या फिर एक और जज का इजाफा करके 7 रुकनी लार्जर बेंच ही जो है वो बरकरार रहता है। इसके अलावा जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट इसमें सामने आ रही है वो ये है कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो साबिक वजीर आज़म हैं, वो अब इस केस में फरीक बनने के लिए पर तोल रहे हैं। और कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ मशावरत की गई है, अपनी लीगल टीम के साथ भी नवाज शरीफ ने मशावरत की है। और बज़ाहिर ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि नवाज शरीफ आइंदा दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जज साहिबान के ख़त से मुतल्लिक लिए गए अज़ खुद नोटिस केस में फ़रीक बन सकते हैं। वैसे तो वो नवाज शरीफ ही क्या, जो बार बार एक ही गलती को ना दोहराए। माजी में भी नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिसाक जमहूरियत करके जो मेमो गेट का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। और फिर उसके बाद एक जो नया तनाज़ा खड़ा हुआ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, जो रफाकतें थी वो एक बार फिर कम पड़ गईं। और अब एक बार फिर जब दोनों सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, तो नवाज शरीफ साहब एक बार फिर सियासी शहादत हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ईद से पहले भी एक ये खबर सामने आई थी कि नवाज शरीफ साहब ईद के बाद किसी अहम सियासी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि दर हकीकत नवाज शरीफ साहब इस हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के जो मामला है, जो अज़ खुद नोटिस केस है, इसमें फ़रीक बन सकते हैं। अब इसमें फ़रीक बन के नवाज शरीफ क्या हासिल करना चाहते हैं, ज़रा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब इसमें 2 से 3 अहम जो उनके मकासद है वो हासिल करना चाहते हैं। वो क्या है वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि लाहौर में एक बड़ी अहम शादी हुई और उस शादी के लिए वलीमा बेंचेस बने। अब वलीमा बेंचेस क्या हैं, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और लाहौर में वलीमा बेंचेस के दौरान क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं इसी वीडियो में। तो बात शुरू करते हैं नवाज शरीफ साहब की। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खबरें अब ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हकूमत से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। गुज़श्ता रोज़ एक खबर चली और उस खबर के मुताबिक नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। और इसी वजह से उन्होंने ईद के मौके पर अपने जो पार्टी अरकान हैं, जो हुकूमती अरकान हैं, उनके साथ भी कोई मुलाकात नहीं की। वो काफ़ी ज़्यादा तनाव का शिकार हैं, अलहदगी में जो है वो रहना पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो वादे करके नवाज शरीफ को लाया गया था वो वादे पूरे नहीं हो सके। और नवाज शरीफ साहब को एक ऐसी सीट के ऊपर जितवाया गया जो किसी भी वक्त उनसे छीनी जा सकती है। एक खातून जो गुज़श्ता 10 माह से जेल में कैद थी, उससे वो हारे हुए थे और उस हार को तारीखी ज़िल्लत आमेज़ जीत में तब्दील किया गया। और फिर नवाज शरीफ ने उस सीट के ऊपर असम्बली का हल्फ भी उठाया। और इस तरह वो जो ज़िल्लत और रुसवाई का एक सफ़र था वो अब तवील होता जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब अपने भाई से बिल्कुल खुश नहीं हैं। और बज़ाहिर आप इसको अगर हम एक वन लाइनर में इसको समोने की कोशिश करें तो वो हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस बात पर भी रंजीदा और परेशान हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर किसी किस्म की कोई धांधली की भी सही, तो फिर उनके भाई के लिए क्यों की। उनके अपने लिए ये धांधली होनी चाहिए थी, सिर्फ नवाज शरीफ के लिए होती, नवाज शरीफ ही वजीर आज़म बनते और नवाज शरीफ ही दोबारा से जो है वो हुकूमत के करता धरता होते, सारे अहम फैसले भी वही करते, पीडीएम हुकूमत को भी वही लीड कर रहे होते और इस तरह उनका एक बार फिर नाम बनता। लेकिन ये सारी ख्वाहिशात पूरी हो नहीं सकी। और नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो
ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک بار پھر ان کی طبیعت کے اندر یہ ابال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائیں، اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ بنانے کی کوشش کریں اور جو سیاسی شہادت ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے خط کا جو از خود نوٹس کیس ہے اس میں فریق بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب اگر فریق بنتے ہیں تو وہ کیا معاملہ اٹھائیں گے؟ اس سے وہ ایک تیر سے پھر دو شکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ نواز شریف صاحب اپنی درخواست میں سپریم کورٹ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2017 میں جب میں وزیر اعظم تھا، میرے خلاف پاناما سکینڈل سامنے آیا اور اس میں سپریم کورٹ نے ایک جے آئی ٹی بنائی اور اس جے آئی ٹی نے میرے خلاف جو ہے وہ رپورٹ تیار کی، اور اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان میری حکومت ختم کرنے میں ملوث تھے، اور اس بات کی بھی سپریم کورٹ انکوائری کرے کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو 2017 میں بھی کیا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈالا گیا، کیا اس وقت بھی ان کو انفلوئنس کیا گیا اور ان سے مرضی کے بینچز بنوا کر مرضی کے فیصلے لیے گئے؟ اور ہم چونکہ سپریم کورٹ کو ہم کور کرتے ہیں اور قاضی صاحب کے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، تو جب قاضی صاحب کے سامنے اگر اس طرح کی کوئی درخواست آتی ہے تو قاضی صاحب کیا کریں گے؟ ایک بڑی، میں آپ کو ایک جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایجوکیٹڈ گیس ہے، نپا تولا، جو ایک قاضی صاحب کیا کریں گے؟ قاضی صاحب ممکنہ طور پہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان ہیں ان کا معاملہ وہ ایک بار پس پشت کر دیں گے، اور وہ پھر ایک بار نواز شریف صاحب کے جو رام کتھا ہوگی اس کو سامنے لے کے آ جائیں گے اور اس کو لے کے چل پڑیں گے اور کہیں گے کہ پہلے یہ والا سلسلہ جو ہے یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس کیس کی سماعت کے دوران بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو بینچ کے شامل دیگر ججز تھے وہ 1.25 سے 1.5 گھنٹہ شوکت عزیز صدیقی کے وکیل کے اوپر یہ دباؤ ڈالتے رہے کہ آپ بتائیں کہ 2018 میں آپ کو انفلوئنس کر کے کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے خود تو وزیر اعظم بنانا نہیں تھا، وہ کوئی بینیفیشری تو کوئی اور تھا جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ وہ بینیفیشری کون تھا؟ آپ اس کا نام لیں، آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں۔ پھر ساتھ شوکت عزیز صدیقی کو یہ تانا بھی دیا گیا کہ اگر آپ اس کا نام نہیں لیتے اور عدالت کو نہیں بتاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنی پینشن کے لیے یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو پینشن تو آپ کو ویسے بھی حکومت جو ہے وہ بحال کر سکتی ہے۔ تو اس طرح شوکت عزیز صدیقی کو نفسیاتی طور پر بھی ٹارچر کیا گیا، ان پر طنز کیا گیا، ان کا تمسخر اڑایا گیا، تاکہ یہ غصے میں آ کر ایک بار عمران خان کا نام لیں اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ سارا معاملہ آگے لے کر چلے۔ لیکن جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے وکیل تھے اور وہ خود بھی انہوں نے کہا کہ میرے سامنے یا ان کے ساتھ جب یہ ساری وہ جو ایک ان کا ایک الزام ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو کوئی نام نہیں لیا گیا کہ وہ کس کو لے کے آنا چاہتے تھے، یہ صرف مفروضے تھے کہ وہ عمران خان کو لے کے آ رہے ہیں، عمران خان کے لیے راستہ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں کہ آر ٹی ایس بٹھا کر پی ٹی آئی کی جو سادہ اکثریت تھی وہ چھینی گئی اور اس طرح پی ٹی آئی کو ایک لولی لنگڑی حکومت دی گئی جس کو پھر وقت آنے پر جو ہے وہ گرا دیا گیا اور عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ لیکن پھر بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے کہ جب نواز شریف صاحب ایک بار کہہ دیں گے تو پھر یہ رام کتھا پھر شروع ہو جائے گی، پھر شوکت عزیز صدیقی کے الزامات سامنے آ جائیں گے، پھر وہ رانا شمیم والا خط بھی ایک بار پھر جاگ جائے گا اور پھر مبینہ طور پر ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس میں پھر نواز شریف صاحب کا جو انصاف ہے وہ پہلے آ جائے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں ممکنہ طور پر ان کو انصاف شاید وہ پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، جیسے ایک مٹی پاؤ پالیسی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک بڑی مشہور ہے، تو پھر ان کا کیس جو ہے وہ دبا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قاضی صاحب شدید پریشان ہیں، ان کو سپریم کورٹ کے اندر سے بھی شدید مزاحمت کا سامنا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے جو الزامات اٹھائے گئے ہیں، قاضی صاحب ان الزامات کی تحقیقات شاید کروانا نہیں چاہتے، کیونکہ جو اب تک کی اپڈیٹس ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ قاضی صاحب نے یہ کیس خراب کرنے کی پوری کوشش کی اور جس انتظامیہ ایگزیکٹو کے اوپر الزامات تھے اسی کو انکوائری کمیشن بنانے اور تحقیقات کرنے کا کہہ دیا، اور اس طرح جو ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ تھا وہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انکوائری کمیشن کے سربراہ پیچھے ہٹ گئے اور اس طرح معاملہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آ گیا۔ اگر اس وقت سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب اس کیس کا حصہ بنتے ہیں، فریق بنتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کو ریسکیو کرنے کے مترادف ہوگا، ان کا پولیٹیکل ریسکیو ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب مصیبت میں تھے، مشکل میں تھے، تو قاضی صاحب نے ان کی تاحیات نہلی ختم کی، اور آج جب قاضی صاحب جو ہے وہ
परेशानी में है, मुश्किल में है और उनको समझ नहीं आ रही कि हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के ख़त का जो मामला है, इसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे इसको जो है वो सँभाला जाए। तो अगर नवाज़ शरीफ साहब इसमें आकर रंग में भंग डालते हैं, तो फिर जो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, ये उनका एक तरह से पॉलिटिकल रेस्क्यू होगा और नवाज़ शरीफ साहब उनको रेस्क्यू करेंगे और फिर काज़ी साहब मुमकिना तौर पे हाई कोर्ट के 6 जजेस की सारी जो उनके संगीन इल्ज़ामात हैं, उनकी जासूसी करने का मामला, उनके रिश्तेदारों को अगवा करके टॉर्चर करना, बिजली के झटके लगाने का मामला, इस्लामाबाद के मतहत जजेस के घरों पर क्रैकर फेंकने जैसे संगीन तरीन वाक़यात हुए, वो सारे पसे पुश्त चले जाएंगे। और मैं बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर काजी साहब के मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब इस केस में फ़रीक बनते हैं तो मुमकिन तौर पर यही कुछ होगा। और दूसरी जो एक और अहम चीज़ है वो ये है कि लाहौर में वलीमा बेंचेस बने हैं। अब वलीमा बेंचेस क्या हैं? साबिक जो चीफ जस्टिस थे ना, मियाँ साकिब निसार साहब, उनके दौर में ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई क्योंकि कराची में एक जज साहब की के बच्चे की शादी थी, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जाना था। तो जो मियाँ साकिब निसार साहब थे उन्होंने कहा कि चूँकि शादी भी है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस जिन्होंने जाना है हम उनके वहाँ पर बेंचेस भी बना लेते हैं, इस तरह वहाँ पर मुकदमात भी सुन लेंगे और इसके अलावा साथ जो है वो वहाँ पर शादी में शिरकत भी हो जाएगी। और मुझे याद पड़ता है कि 2022 में ग़ालिबन लाहौर में इसी तरह जो है वो एक शायद उस वक्त उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे और उस वक्त भी इसी तरह लाहौर में बेंचेस बने थे और वहाँ पर भी जजेस शरीक हुए थे और उन्होंने साथ केस भी सुने थे और साथ शादी में शिरकत भी की। तो उस वक्त भी उनके ऊपर ये तनकीद की गई कि जजेस जो हैं वो जब शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं तो फिर उनको इखलाकी तौर पर टीए नहीं लेना चाहिए। तो अब काजी साहब जो हस्बे रिवायत जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं और जो जो सबक वो दूसरों को पढ़ाते थे, जो इखलाकियात का जो भाषण दूसरों को देते थे, वो सारे वर्के उन्होंने एक एक करके खुद ही फाड़े हैं और खुद ही अपने जो पाँव के निशानात थे वो खुद ही उन्होंने मिटाए हैं। वो खुद ही रिवर्स चल रहे हैं और अपना एक एक जो दूसरों को वो जो है वो क्या कहते हैं उसको ताना देते थे या उनको सुनाते थे बातें, तो अब वो खुद सारा कुछ वही कर रहे हैं। तो ये जो वलीमा बेंचेस बने हैं, ये 2 बेंचेस लाहौर में बने हैं, जिसमें एक बेंच की सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं, जो लाहौर रजिस्ट्री में है और जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। इसके अलावा जो दूसरा बेंच लाहौर रजिस्ट्री में बना है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल हैं। तो ये 2 बेंचेस लाहौर में बने हैं और ये 2 बेंचेस इसीलिए इनको वलीमा बेंचेस कहा जा रहा है क्योंकि ये जजेस मुमकिन तौर पे शादी में शिरकत के लिए जाना चाहते थे, तो इसलिए इनको लाहौर में इनके बेंचेस बनाए गए ताकि ये शादी में शिरकत भी कर सकें और साथ मुकदमात भी सुन लें। क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी ये पेशावर से ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर इनका कोई बेंच बनता तो वो मुमकिन तौर पे पेशावर में बनना चाहिए था ताकि वहाँ मुकदमात सुनते। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, तो ये अगर इनका कोई बेंच बनता तो फिर वो क्वेटा रजिस्ट्री में बनना चाहिए था जो सुप्रीम कोर्ट की है, तो फिर वहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो उसमें मुकदमात की समाअत करते। तो ये जजेस जो दूसरे सूबों के हैं वो भी अगर लाहौर में बैठे हैं और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हम ख्याल जजेस में शामिल हैं, तो फिर इस तरह वलीमा बेंचेस बने। जजेस अब शादी में भी शिरकत की और अब वो वहाँ पर मुकदमात भी सुनेंगे और अब हम तो ये उम्मीद करते हैं कि काज़ी साहब जो बहुत ज़्यादा असूल पसंद जज के तौर पर ख़ुद को ज़ाहिर करते हैं और उनको आवाम के पैसे का, आवाम के जो ये पैसा होता है उसका उसकी बड़ी इनको फ़िक्र होती है कि ये ज़ाया ना हो। तो अब चूँकि ये शादी में शिरकत के लिए गए हैं, तो उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि ये जो टीए है वो नहीं लेंगे ताकि हमें पता चलना चाहिए कि काज़ी साहब और उनके जो हम ख्याल जजेस हैं वो बहुत असूल पसंद हैं और वो जो बात कहते हैं वो फिर उससे मुकरते नहीं हैं। वही सलमान खान साहब वाला वो डायलॉग वैसे अचानक मेरे ज़हन में आया कि जब एक बार मैं फ़ैसला कर लेता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो काज़ी साहब तो फिर दूसरों को जो है वो सबक पढ़ाया करते थे, तो एक बार अपना सबक खुद भी दोहरा लें, तो इससे उम्मीद है कि उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी जो आपके साथ शेयर करना थी। देखना ये है कि जब 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के ख़त से मुतल्लिक़ अज़ खुद नोटिस केस की समाअत होगी तो क्या पेशरफ्त सामने आती है। नवाज़ शरीफ साहब
اس میں فریق بنتے ہیں یا نہیں۔ بظاہر یہ خبریں ذرائع دے رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم ہے اس نے نواز شریف کو منع کیا ہے کہ آپ اس ججز والے جو خط کا کیس ہے اس میں فریق نہ بنے، اس سے مسلم لیگ نون کو اور ان کو بھی سیاسی طور پر نقصان ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ نواز شریف ہی کیا جو بار بار ایک ہی غلطی کو نہ دہرائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 30 اپریل سے پہلے یا اس کے بعد نواز شریف اس کیس میں فریق بنتے ہیں یا نہیں۔ جو بھی اہم اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔